हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 2022। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लाया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा चैनल है अनअकैडमी गेट एमई, इस पे हम लोग 9-10 लोगों की टोटल टीम है जो आपको एवरीडे आपके सामने आती है और एवरीडे आपके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स एवरीडे इस चैनल पे आपको हम लोग 9-10 लोग लेके आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जिस प्रकार से मुझे 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, गेट और ईएससी की टीचिंग इंडस्ट्री का। और फ्रेंड्स, ये मेरी पूरी टीम है जिसमें कि एक से एक धुरंधर भरे हुए हैं और हर कोई हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पर आपको इस चैनल को फॉलो करने पे यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही शानदार मटेरियल मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी गेट एमई को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मैं लेक्चर में आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपके डाउट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आता है और आप लोगों को लगे कि आपको अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड सर्वेश 10 का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप मेरे कोड सर्वेश 10 का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे बैचेस, एवरीडे लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी में कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे। ये बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी, आपको यूट्यूब पे ये चीजें नहीं मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच वगैरह ये सब चीजें, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। और अगर आप पैसे खर्च करते हो और आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डेफिनेटली आप फायदे में रहोगे। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए इस यूट्यूब चैनल पे जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी टॉपिक उठाया जाएगा, जो भी टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, वो टॉपिक कंप्लीट होगा हर हाल में, इसकी हमारी गारंटी है और उसमें एकदम बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, अनअकैडमी का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वहां पर आपको पूरी गारंटी होती है कि वहां पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, टाइम से कंप्लीट किया जाएगा, रिवीजन क्लासेस चलेंगी, बहुत सारे 1000 से भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगवाए जाएंगे। ये फिर मतलब कि 1000 क्या, 1000 तो बहुत ही कम है, बल्कि लगभग 4000-5000 के आसपास न्यूमेरिकल्स लगवाए जाएंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगी। वीकली टेस्ट होंगे, यहाँ पर नहीं है कोई ऐसी फैसिलिटी। तो दोस्तों, अगर आप पैसे खर्च करोगे, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो डेफिनेटली फायदे में रहोगे। और अगर आपको लेना हो तो आप मेरा कोड सर्वेश 10 का यूज कीजिए। ओके, आपको देखिए इस टाइप से आपको बैच कोर्सेज मिलते जाएंगे, आपको कई सारे अलग अलग टाइप के बैच कोर्सेज मिलेंगे। ऐसे ही आपको दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो ये इस टाइप से डायग्राम्स आपको मिलते हैं, इस टाइप से आपको डायग्राम्स मिलते हैं, जहां पर इन डायग्राम्स में आपको डायरेक्टली बने हुए डायग्राम, अब सोचिए ऐसे इतने सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने के लिए टीचर को क्लास में कितना टाइम लग जाता है। अब वो उतना टाइम अगर बचेगा यहाँ पर, तो वो टाइम हम लोग न्यूमेरिकल साइड में यूटिलाइज कर सकते हैं, दूसरी चीजों को कुछ और भी जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की ईएससी के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जो अक्सर कोचिंगों में छोड़ दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आपको इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैकल्टी अंकित गोयल सर दिखाई दे रहे हैं, तो अंकित गोयल सर आपको दिखाई देंगे, मतलब ऐसे ही हर लेक्चर में आपको अपना फैकल्टी जो है वो आपको सामने दिखाई देता है। और देखिए इनकी फोटो के नीचे आपको जो एक कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपको प्लस पे भी लेक्चर के नीचे आपको कमेंट बॉक्स आपको मिलेगा। उस कमेंट बॉक्स में आप चीजें कमेंट कर सकते हैं और चीजें अपना आप एवरीडे आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये मेरा नाम है सर्वेश श्रीवास्तव, आप मुझे फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे वहां पर सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है मेक बाय सर्वेश 10, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और आगे की चीजें हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन्वेंट्री कंट्रोल का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इन्वेंट्री कंट्रोल का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अभी आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, उसके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये इसमें देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज।
टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज तो हमने देख ली है, आई थिंक। 1 मिनट यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्रीज, सॉरी, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्रीज। इसमें देखो दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यहां पर देखो क्या होता है कि हमारे पास इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री सिस्टम में जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है। इन्वेंट्री एक हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स का सेट होता है जिसको हम लोग फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ पैसा फंसा रहता है। ये एक इकोनॉमिकल रिसोर्स होता है जिसमें हमारा कुछ ना कुछ इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है और इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट हमने किया होता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पर एक और चीज हमने डिस्कस करी थी कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो मेन मोटिव होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मेन मोटिव होता है हमारे पास की पैसा बचाना। पैसा बचाने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पैसे बचाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे। तो अगर हमें पैसे बचाने हैं, तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि कौन कौन सी कॉस्ट यहाँ पर एसोसिएट है इन्वेंट्री में। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर इन्वेंट्री में कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएट रहती है, तब तक उसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे। देखिए होता क्या है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर का एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट अगर उसको मिनिमाइज करना। इन्वेंट्री एक इनपुट कॉस्ट है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री में कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी कॉस्ट यहाँ पर एसोसिएटेड होती है। सबसे पहले तो एक आती है आपके पास परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, ओके। परचेज कॉस्ट मीन्स फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इट इज द परचेज कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड नॉर्मली कंसीडर्ड ड्यूरिंग द प्राइस ब्रेक और द डिस्काउंट। जो भी रॉ मटेरियल हम लोग खरीद के ले आते हैं उसका जो परचेज कॉस्ट होता है, वो उसके लिए हमें वेंडर को जो पेमेंट करनी पड़ती है, वो कॉस्ट है जो कि हमें वेंडर को पेमेंट करनी पड़ती है। वो कॉस्ट कहलाती है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट पेड टू द वेंडर। वेंडर को जो कॉस्ट पे करनी होती है, उसके बाद फिर ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और इसी के साथ साथ इट इज नॉर्मली कंसीडर्ड, या फिर आप कह सकते हो इट इज सिग्निफिकेंट, significant during discount or
price break. Okay, significant during discount or price break. Okay my dear friends, तो देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कि अगर मैं जैसे मान लो मैं कहीं किसी सब्जी मंडी में जाता हूँ, मैं कोई सामान खरीदने जाता हूँ, तो अगर मैं एवरी डे मतलब कि 1 kg पोटैटो मैं परचेज करता हूँ। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। डेली डिमांड कितनी है? 1 kg पोटैटो की डिमांड मुझे पर डे है। ओके, अब इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन साइकिल है वो कितने दिनों का है? 30 दिनों का है। ठीक है फ्रेंड्स, कंपनियों में देखिए, कंपनियों में तो हम लोग बनाते हैं अपना जो भी ऑब्जर्वेशन साइकिल होता है वो पूरे साल भर का होता है, लेकिन घरों में जो हमारे बजट बनता है वो मंथली बजट बनता है। तो अगर मेरा ऑब्जर्वेशन साइकिल 30 डेज का है तो मेरी जो मंथली डिमांड होगी टोटल डिमांड ये कितनी आ गई? ये आ गई 30 kg की। अब अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि भाई आपको लेट अस सपोज ये जो पोटैटो मुझे जो मिल रहा है इसकी परचेज कॉस्ट क्या है? लेट अस सपोज सीपी है 20 रुपीज पर केजी। ओके, अब यहां पर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरी जो एक विजिट होती है, एक विजिट में आने जाने में जो खर्चा होता है वो मुझे लगता है लेट अस सपोज 10 रुपीज का मेरा आने जाने का खर्चा लगता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 5 रुपए का मेरा पेट्रोल लगता है और 5 रुपए का मुझे जो वहां पर जो मेरा जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वहां पे अपनी बाइक खड़े करने का मुझे पैसा देना पड़ता है। तो लेट अस सपोज जो ट्रैवल एक्सपेंस है ट्रैवल एक्सपेंस मतलब क्या, जब मैं एक बार अपने ऑर्डर को लेने जाता हूं, एक बार ऑर्डर को लेने जाता हूं उसमें मेरा 10 रुपए का खर्चा आता है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसी कोई चीज हो गई। लेट अस सपोज हमने यहां मान लिया ये है 10 रुपीज पर विजिट। ओके, अब आइए थोड़ा सा एक टेबल बना के देखते हैं। लेट अस सपोज यहां पर फ्रेंड्स आपको दिया हुआ लॉट साइज दिया हुआ है। लॉट साइज किसमें? केजी में। ओके, अब ये यहां पर आपको देखना है, ये है नंबर ऑफ विजिट्स, और ये एक्सपेंस। ठीक है ना, अपने ऐसे करते हैं, थोड़ा इसको जगह की यहां पे कमी है। तो ये लाइन थोड़ी इधर कर लेते हैं।
नंबर ऑफ विजिट्स ये हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, अगर मैं एक बार में 1 kg लेकर के आता हूं और मुझे पूरे महीने भर की मेरी रिक्वायरमेंट है 30 kg की, तो मुझे एवरी डे जाना पड़ेगा और 30 बार मुझे जाना पड़ेगा, और मेरी एक बार की विजिट का जो एक्सपेंस होता है वो 10 रुपीज होता है। तो 30 × 10 ये आ गया 300। ओके, अब अगर मैं एक बार में 2 kg खरीदता हूं, अगर मैं एक बार में 2 kg खरीदता हूं तो मुझे महीने भर में खरीदना है 30 किलो, और मैं एक बार में 2 किलो खरीद रहा हूं तो मुझे महीने भर में 15 बार जाकर के ही मेरा काम चल जाएगा। ट्रेवल एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। अगर मैं 3 kg परचेज करता हूं, 5 kg, 6 kg, 10 kg, 15 kg। ओके, अगर मैं 3 kg परचेज करता हूं तो 10 टाइम्स जाना पड़ेगा, 5 kg परचेज करता हूं तो 6 टाइम्स जाना पड़ेगा, 6 kg परचेज करता हूं तो 5 विजिट करनी पड़ेंगी, 10 kg परचेज करता हूं एक बार में तो 3 विजिट करनी पड़ेंगी, और 15 kg परचेज करता हूं तो 2 विजिट से काम चलाना पड़ेगा, टू विजिट से ही काम चल जाएगा। अब यहां पर ये 10 का हो जाएगा 100, 6 का हो जाएगा 60, 5 का हो जाएगा 50, 3 का 30 और 2 का 20। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अब आपने एक चीज तो आपने देख ली, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मतलब क्या, कि अगर आपको यहां पर 30 kg पोटैटो चाहिए, 30 kg पोटैटो चाहिए, और 20 रुपीज पर केजी यहां पर परचेज कॉस्ट है। ओके, यहां पर कॉस्ट पर यूनिट सीपी क्या है, ये है 1 मिनट 1 मिनट, ये परचेज कॉस्ट सीपी से नहीं, तो ये परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज्ड नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ओके, नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज मतलब कि जो पूरे साल भर में या पूरी जो साइकिल थी, जिस साइकिल पे हम लोग डिमांड, जिस साइकिल में हम लोग फोकस कर रहे थे, तो ये हो गया आपके पास परचेज कॉस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, डी इंटू सीपी। परचेज कॉस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, डी इंटू सीपी। तो ये कुछ चीजें आई आपके पास। अभी देखो क्या होता है। अब आते हैं सेकेंड वाली कॉस्ट पे। हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्रीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड नंबर कॉस्ट पे आते हैं। सेकेंड नंबर कॉस्ट क्या है हमारी,
सेकेंड नंबर कॉस्ट है यहां पर सेकेंड नंबर कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो कॉस्ट है एक तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ट्रेवल एक्सपेंस जो हो रहा है वही आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम से आप बोल सकते हैं। देखो होता क्या है, वैसे तो जब आप कोई सामान बाहर से मंगवाते हो तो इसे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और जब अपने वहां ही इसको बनाते हो तो इसे कहते हैं सेटअप कॉस्ट। ओके, तो इसे कहते हैं सेटअप कॉस्ट। अभी क्या है दोस्तों कि इस ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट में आप देखें तो होता क्या है कि ये जो आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस यहाँ पे दिख रहा है यही है ऑर्डरिंग कॉस्ट। रियल लाइफ में हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही एक दिखती है। कंपनियों में क्या होता है, कंपनियों में ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है, कंपनियों में ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं कंपनियों में। ऑर्डर प्लेसिंग एंड फॉलो अप, एक दूसरा फैक्टर इसमें आता है, एक दूसरा फैक्टर आता है ट्रांसपोर्टेशन और एक तीसरा फैक्टर आता है क्वालिटी चेकअप। ठीक है ना फ्रेंड्स? ऑर्डर प्लेसिंग एंड फॉलो अप, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्वालिटी चेकअप, ये 3 चीजें आपके पास आती हैं, ये 3 चीजें आपके पास आती हैं। तो अभी देखो आपको कैसे काम करना होगा, अभी कैसे करना होगा कि यहां पर देखो अपनी रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, रियल लाइफ में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वाला फैक्टर ही हम लोग देखते हैं। लेकिन अब जहां जिन कंपनियों में हजारों हजार, कई कई 100 करोड़ या सैकड़ों करोड़ या फिर हजारों करोड़ का सामान आता है, वहां पर जहां पे कई हजार करोड़ का रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी सैकड़ों करोड़ में होती है। वहां पर बाकी दोनों जो हैं आपकी ऑर्डर प्लेसिंग एंड ये जो क्वालिटी चेकअप है, ये भी काफी बड़ा अमाउंट में रखते हैं, ये भी करोड़ों में होते हैं, 10 15 20 करोड़ का इनका भी खर्चा होता है। हाँ, लाखों में तो होता ही है कम से कम एटलीस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि आपने अगर 0.1% की भी अगर सेविंग करा दी, अगर आपने 0.1% की भी सेविंग कराई है तो भी वो कई कई लाख और आपकी अपने खुद के पैकेज से कई कई गुना हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने रियल लाइफ में तो हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं, लेकिन पे कंपनियों में ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये ऑर्डर प्लेसमेंट एंड फॉलोअप, ये पहला फैक्टर। उसके बाद एक दूसरा फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन का, और एक तीसरा फैक्टर क्वालिटी चेकअप का। ये 3 फैक्टर आते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं लॉट साइज बढ़ाते जा रहा हूं, अगर मैं एक बार में 2 किलो खरीदता हूं तो मुझे 15 बार जाना पड़ता है, मेरा खर्चा आता है 150 का। मैं एक बार में 5 किलो खरीदता हूं तो मुझे महीने में 6 बार जाना पड़ता है, मेरा खर्चा आता है 60 रुपए का। मैंने लॉट साइज बढ़ाया तो ये मेरा डिक्रीज हो गया, एक्सपेंस जो था, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी वो डिक्रीज हो गई। ओके, तो इसमें आप लिख लो ordering cost decreases inversely as the quantity of lot size increases।
as the lot size increases। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर ये कुछ ऐसी चीजें आती हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट, आप इसका डायग्राम अगर आप बना के देखें, ग्राफ आप बना के देखें, यहां पर आपने क्या किया है कि आप एक साइड में दिखा रहे हो कॉस्ट और दूसरे साइड में रिप्रेजेंट कर रहे हो क्वांटिटी। क्वांटिटी कह लीजिए या लॉट साइज कह लीजिए। ओके, तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जैसे जैसे मेरा लॉट साइज बढ़ते जाता है, स्टार्टिंग में जब लॉट साइज कम है तो कॉस्ट ज्यादा है, फिर जब लॉट साइज बढ़ा तो कॉस्ट कम हुई, फिर जब लॉट साइज और बढ़ा तो कॉस्ट और कम हुई, फिर ये इस तरीके से कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाती, कम होती जाती। ठीक है ना? तो इन अगर सारे डॉट्स को हम लोग कलेक्ट करें तो ये कुछ एक डिक्रीजिंग इनवर्सली जैसा हमारा एक कुछ ग्राफ मिलता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ ग्राफ हमें मिलता है। और यहां पर मैं अगर आपसे फॉर्मूला पूछूं ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैं फॉर्मूला पूछूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर में क्या होगा, आप देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां पे आप देखो ना दोस्तों, पीछे देखो आप, जब मैंने 2 किलो खरीदा था तो मेरा खर्चा 150 रुपए कैसे आया था? क्या किया था मैंने ऐसा कि जब मैं 2 केजी एक बार में, लॉट साइज मेरा 2 केजी रखता था, तो मेरा एक्सपेंस 150 का आता था। ऐसा क्या किया था मैंने, ये मैंने क्या किया, ये जो टोटल डिमांड 30 है, इस 30 में मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गए नंबर ऑफ विजिट्स 15 आ गए। ओके, अब इस 15 का मैंने इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो वहां से आंसर आ गया 150। ऐसे ही आप देखो, जब मैं 6 की बात करता हूं, अगर मैंने अपना लॉट साइज 6 कर दिया तो इस 30 केजी, ये जो मेरा टोटल डिमांड 30 है, इस 30 में मैं इस 6 को डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ विजिट्स आ जाएगा 5, और इस 5 का मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्सपेंस आ जाएगा 50। ओके, तो ये चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखो। तो यहां पर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है D/Q, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय लॉट साइज इनटू CO। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो क्या दोस्तों, ऐसा कुछ आ गया।
ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट डी बाई क्यू इंटू सीओ, ऐसा कुछ आ गया। अब आगे देखते हैं, एक और टाइप की कॉस्ट होती है यहां पर, एक और कॉस्ट है, वो क्या है, एक और कॉस्ट है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट, जिसे हम लोग कैरिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है एक्चुअली में होता ये है कि जो होल्डिंग कॉस्ट होती है, ये वो कॉस्ट होती है जिसे हम लोग किसी भी इन्वेंट्री आइटम को इन्वेंट्री में रखने में जो खर्चा करना पड़ता है, हमें इन्वेंट्री आइटम को इन्वेंट्री में रखने में जो खर्चा करना पड़ता है, वो कहलाती है होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट। वो कहलाती है होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड्स कॉस्ट स्पेंड ऑन स्टोरेज, डैमेज एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट। इसमें देखो क्या होता है, मटेरियल को स्टोर करके रखने, ओके, स्टोर करके रखने में जो खर्चा आ रहा है, ओके, स्टोर करके रखने का खर्चा मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ आपका जो आपने रैक वगैरह खरीदी हैं, या फिर जो आप ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हो, या फिर जो वहां पे आपने एम्प्लॉय लगा रखे हैं स्टोर रूम में, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, जो आपने साफ सफाई वाला लगा रखा है, ये सब जो खर्चे हैं ये स्टोरेज के खर्चे हो गए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि सामान रखे रखे खराब हो जाता है, कुछ आपका 2-4% सामान ऐसा होता है जो कि खराब हो जाता है, अब वो आपको काफी तगड़ा नुकसान करवाता है। 5% सामान भी अगर आपका खराब हो गया, अब मान लिया आपके पास हर एक यूनिट आपका 100 रुपए का था, ओके, आप इसे बेचते कितने में हो, आप इसे बेचते हो 120 रुपए में, 20% का आप प्रॉफिट उठाते हो। ये एक नॉर्मल मैंने रेट बताया आपको, नॉर्मल बात बताई। अभी क्या है कि आपने इसके 100 रुपए के इस प्रोडक्ट को 100 रुपए के प्रोडक्ट को आपने 100 यूनिट मंगवाया था आपने, ओके, थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे 100 से तो मुझे मल्टीप्लाई करना था, एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं, मान लिया हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जिसका हमारा प्राइस है 5 रुपए का है, और उसे मैं 6 रुपए में बेचता हूं, ओके, ये पर यूनिट की प्राइस है, ₹5 पर यूनिट की प्राइस है, और मैं इसे ₹6 पर यूनिट में बेचता हूं। मैंने इसके 100 यूनिट्स स्टोर किए हैं, अब 100 में से साल भर के बाद 95 तो सही रहे, 5 जो थे 5 खराब हो गए, ओके, 5 खराब हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 95 यूनिट्स पे आपने एक रुपए कमाया, मतलब प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट आपने कमाया 95 रुपीज का, जबकि 5 आपके पीस खराब हो गए, और हर पीस पे 25 रुपए का 5 रुपए का प्रॉफिट होता था आपका, यानी -25 पे आ गया। तो आप इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, 2-4-5 पीस खराब होने पे आपका अच्छा खासा नुकसान करवा रहे हैं। कहां पहले आप 95 रुपीज कमाने वाले थे, कहां तक तो नहीं, आपको तो टोटल 100 पे 100 रुपीज कमाने चाहिए थे, 100 यूनिट्स पे 100 रुपीज आपको, एक रुपए के हिसाब से आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन अभी तो 5 यूनिट तो पहले ही कम हो गए, और फिर उस पे आपका आपको अब वो कहीं यूज नहीं होने वाले हैं, तो ये आपका प्रॉफिट डिक्रीज होकर 70 पे आ गया। तो 5 यूनिट खराब होने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही 5 रुपए का नुकसान हुआ, आपका नुकसान आप देखो यहाँ 70 रुपए से 100 रुपए में आप देखो 30 रुपए का नुकसान हो गया आपका, -30 का लॉस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो अलग चीजें हैं, आपको देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, स्टोरेज के साथ साथ डैमेज
और कभी कभी मटेरियल अगर डैमेज नहीं भी हुआ है तो भी डिप्रिसिएशन हो जाता है उसका। डैमेज का मतलब जैसे आप ये कह सकते हो, जैसे किराना दुकान पे आप देखो, किराना दुकान पे जो चीजें आपकी जैसे दूध का है, डेट पड़ी रहती है, जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स या फिर जो भी एफएमसीजी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, शैम्पू वगैरह हो गया, हेयर ऑयल हो गया, क्रीम हो गई, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश नहीं टूथपेस्ट हो गया, इन पे डेट पड़ी रहती है एक। तो अगर वो डेट क्रॉस कर चुकी है मतलब वो डैमेज की कैटेगरी में आ गया। लेकिन पे वो डेट क्रॉस नहीं हुई है लेकिन एकदम होने वाली है। अब किसी सामान का 3 साल का एक्सपायरी डेट था और एकदम मतलब कि लगभग आप लगा लो कि 33-34 मंथ्स हो चुके हैं, सिर्फ 1-2 महीना बचा है। तो उस केस में भी कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं अरे यार तो बहुत, अरे ये तो एकदम एक्सपायर ही होने वाला है, नहीं ये रहने दो, ये वाला पीस मत दो, आपके पास कोई दूसरा पीस हो तो वो दो मुझे आप, ठीक है ना। तो वो उस केस में कस्टमर ये जो ये रहता है आपका, ये शॉपकीपर रहता है, उसे कम दाम में ही या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में ही उसे बेचना पड़ता है, मतलब कि भाई जितनी इसकी लागत थी वो तो दे दे मुझे, ये इस टाइप से कई बार लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ होल्डिंग कॉस्ट और या कैरिंग कॉस्ट में ये 3 चीजें आती हैं। आप अगर देखो तो ये जो होल्डिंग कॉस्ट है, ये होल्डिंग कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। होल्डिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द holding cost is directly proportional to the amount of inventory, okay, amount of inventory and the time over which it is held. Holding cost is directly proportional to the holding cost is directly proportional to the amount of inventory and the time over which it is held. ठीक है फ्रेंड्स, होल्डिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि इन्वेंट्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वेंट्री अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और कितने टाइम तक इन्वेंट्री को रखा गया था इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां पर आप देखो होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं इसको, ये फॉर्मूला हो गया एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम। ओके, ऐसा कुछ है।
ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। तो यहां पे आप देखो, कोई भी इन्वेंट्री हम लोग एक बार में अगर क्यू कंटेंट, अगर हम लोग क्यू लॉट साइज अगर मंगवाते हैं, ओके, क्यू अगर मेरा है लॉट साइज, तो स्टार्टिंग में जैसे मान लो मैंने किसी दिन सिवई के, मेरा कोई किराना की दुकान है और मेरे वहां मैंने सिवई के 50 पैकेट मंगवाए, ठीक है ना, या बिस्किट के 50 पैकेट मंगवाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वहां पर मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या हो गई, वही 50 हो गई मैक्सिमम इन्वेंट्री। मैं जब भी मंगवाता हूं तो बिस्किट मैक्सिमम 50 पैकेट मंगवाता हूं, ओके। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री 50 हो गई, और मिनिमम इन्वेंट्री क्या होगी, मिनिमम इन्वेंट्री वहां पे होगी 0। तो एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा Q प्लस 0, Q प्लस 0/2। एवरेज इन्वेंट्री आ गई Q/2, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज इन्वेंट्री यहां पर आ गई Q/2। तो एवरेज इन्वेंट्री हो गई Q/2 इंटू में CH। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा आ गया, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी तीनों टाइप की कॉस्ट। हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्रीज का। इसमें हमने देखा एक तो परचेज कॉस्ट देखा, इसमें हमने एक ऑर्डरिंग कॉस्ट देखा, इसमें हमने एक होल्डिंग कॉस्ट देखा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीन टाइप की कॉस्ट हमने देखी। तो ये तीन टाइप की कॉस्ट को मिला करके, इन तीन टाइप की कॉस्ट को मिला करके हमारी एक कॉस्ट आती है, वो कहलाती है टोटल कॉस्ट। अच्छा हाँ, इसका डायग्राम नहीं देखा, इसका डायग्राम तो देखा था, इसका भी डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम मतलब वही ग्राफ। ये तो ऐसे ही एक फालतू एग्जांपल था जो मैंने आपको डैमेज का रोल समझाने के लिए बताया था। फालतू मतलब ऐसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पे उतना कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ओके, एक बार है यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट, और ये कॉस्ट ये कौन सी थी, ये थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कर देते हैं इसको। और यहां पर अब हम लोग दिखा रहे हैं ये है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट इधर और क्वांटिटी या लॉट साइज इधर। ओके, तो आप देखो क्या हो जाएगा। ये होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने लेटर सपोज दिखाया था किस कलर से, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये आ गया हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। ये तीन ग्राफ हो गए हमारे पास। तो इन तीनों को जब हम लोग मर्ज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों को जब हम लोग मर्ज करते हैं, तब वो कंडीशन जो होती है, इन तीनों को जब कलेक्टिवली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कहलाती है टोटल कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहलाती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एक तो आता है आपका परचेज कॉस्ट, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट में एक तो आता है परचेज कॉस्ट,
दूसरा आता है हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरा आता है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट। ओके दोस्तों, तीसरा आता है होल्डिंग कॉस्ट। तो ये हुआ हमारा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। ओके दोस्तों, ऐसा कुछ है। ये आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का अगर फॉर्मूला हम लोग देखना चाहें तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? टीसी इक्वल टू डी इंटू सीपी प्लस में डी बाई क्यू इंटू सीओ प्लस में क्यू बाई टू इंटू में सी एच। ओके, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा कुछ है हमारे पास। टोटल कॉस्ट जो है वो परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का सम है। आफ्टर दैट, अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बता रखा है कि ये जो परचेज कॉस्ट होती है, इस परचेज कॉस्ट का रोल जो होता है, मेनली रोल तभी आता है जब हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा हो। ओके, जब हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा हो। अगर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो इसका कोई खास मीनिंग नहीं बनता है, परचेज कॉस्ट का कोई खास मीनिंग नहीं बनती है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो परचेज कॉस्ट की कोई खास मीनिंग नहीं बनती है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो जब हमें, यानी कि जब कभी डिस्काउंट ना मिल रहा हो, देखो जैसे यहाँ पे ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो, चाहे आपसे अगर जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, मॉल वगैरह में अपने जाते हैं, मॉल वगैरह में अभी जैसे जो नॉर्मल जो सब्जी वाले हैं उनसे तो आपने मान लो बहस कर लेते हैं कि अरे यार 10 किलो खरीद लें, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? 10 किलो क्या, लोग तो 1 किलो में ही डिस्काउंट ले लेते हैं यार। लोग कहते हैं कि क्या नाम है कि क्या कहते हैं, ये प्याज कैसे है, तो कहता है कि भाई 10 रुपए का पाव और 15 का आधा किलो। ठीक है ना, तो उस पर लोग कहते हैं किलो का कितना दोगे, मतलब लोग सोचते हैं कि भाई 15 का आधा किलो है तो भाई किलो भी आप 25 रुपए का ही दो, उसमें भी थोड़ा कम करो। ठीक है ना, तो ये चीजें कई बार ऐसी हो जाती है, वहां पे तो अपन कर लेते हैं, लेकिन तो मॉल वगैरह में अगर आप जाए, वहां पर अगर आपको जब डिस्काउंट चल रहा है तो जितना डिस्काउंट चल रहा है उतना आपको मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन जब डिस्काउंट नहीं चल रहा है तो आप चाहे 2 शर्टें खरीदें, 2 टी-शर्टें खरीदें, या फिर 20 शर्टें खरीदें, और या फिर 200 शर्टें खरीद लें। ठीक है ना, आप चाहे अगर आप उस मॉल से खरीद रहे हैं तो अगर डिस्काउंट नहीं चल रहा है तो आपको अलग से कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जब मुझे कोई अलग से कोई डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा है तो मैं इसमें जब मेरी ये परचेज, डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट मिलने का मतलब ये हुआ कि परचेज कॉस्ट का डिक्रीज होना। और डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है ताकि
कस्टमर को प्रमोट किया जा सके, कस्टमर को हम लोग क्या कहते हैं प्रोवोक कर सके कि वो इंटेंस परचेजिंग करे, ज्यादा से ज्यादा परचेज करे, ठीक है ना। इस चीज के लिए हम लोग कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। तो वो तभी होता है जब सीपी में कोई चेंजेस आते हैं, जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो परचेज कॉस्ट सीपी कम हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है। तो हम लोग अगर ये कॉस्ट पर यूनिट कम ना हो रही हो, डिक्रीज ना हो रही हो, तो फिर तो इसका कोई रोल ही नहीं बनता है। अगर आप चाहे 2 किलो खरीदें तो भी आपको अगर 20 रुपए के हिसाब से ही मिल रहा है, 5 किलो खरीदने पे भी 20 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, और 15 किलो एक बार में खरीदने पे भी 20 रुपए के हिसाब से ही मिल रहा है, यानी कि, और या फिर मैंने मान लिया 30 किलो मैंने एक ही बार में खरीद लिया, मैं एक ही मैं कहता हूँ भाई, आजकल टीवी पे एक ऐड आता है ना, पता नहीं कौन सा एक फ्रिज आता है ऐड, कि भाई 30 दिनों के बाद भी मतलब उसमें सब्जी फ्रेश रहती है। हाँ, तो मान लिया मैंने वो वाला फ्रिज ले लिया, और लेटेस्ट सपोज कि वो जो क्लेम करते हैं वो सही क्लेम करते हैं, और मतलब डॉक्टर्स भी उस क्लेम को सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ भाई 30 दिन पुरानी सब्जी भी आप खा सकते हो, आपके हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ये तीनों फैक्टर्स हैं तो फिर हम लोगों क्या कहते हैं, हम लोग अगर हमने 30 किलो एक बार में खरीद भी लिया, तो क्या 30 किलो एक बार में खरीदने के बाद फिर क्या कहते हैं आपको, मैं अगर वापस करूं आपको, तो क्या आप नहीं, 30 किलो अगर मैं एक बार में खरीदता हूं तो, और उस केस में भी मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, उस केस में भी मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, मेरा वही 30 किलो का 20 रुपए के हिसाब से 600 रुपए मेरी परचेज कॉस्ट आ रही है, तो यार फिर यहाँ पे मतलब ही क्या बनता है, यहाँ पर फोकस करने का मतलब ही क्या बनता है, ठीक है ना। जब मेरा डी इंटू सीपी बार बार वही 600 आ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करने का मतलब नहीं बनता है, अनटिल अनलेस जब तक इसमें कोई चेंजेस ना आए। अगर मैं 2 किलो की बजाय 5 किलो खरीदूं, तो 20 रुपए की बजाय 18 रुपए केजी कर दे वो, तब तो मैं डी इंटू सीपी पे परचेज कॉस्ट पे कुछ फोकस करूं। वहीं मैं 5 केजी की बजाय 10 केजी परचेज करूं, तो वो 16 रुपए का कर दे पर केजी, तो मेरे लिए, और मैं देखूं एक बार चेक करूं कि हाँ भाई क्या मेरे लिए सिस्टम क्या हो रहा है। फिर वहीं मैं जब 15 किलो खरीदूं, 20 किलो खरीदूं एक बार में, तो ये इस टाइप से जब चीजें मैं कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ भाई डेफिनेटली ये सीपी बार बार चेंज हो रहा है, डिस्काउंट मेरा बढ़ता जा रहा है, सीपी बार बार चेंज होता जा रहा है, तब उस केस में परचेज कॉस्ट का कोई रोल रहता है। लेकिन अगर जब तक हमारा कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, तब तक परचेज कॉस्ट का कोई रोल नहीं रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग के पास अगर कोई डिस्काउंट का केस नहीं है, तब हम लोग टोटल कॉस्ट पे फोकस नहीं करते हैं, तब एक दूसरी टर्मिनोलॉजी सामने आती है जिसको हम लोग कहते हैं, तब एक दूसरी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ओके, तब उसे हम लोग कहते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या होता है ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये क्या होती है दोस्तों, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये क्या होती है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट is that cost which is the summation of ordering cost and holding cost only. Okay friends, it means from total cost if we decrease the purchase cost then we will get total inventory cost. अगर आप टोटल कॉस्ट में से परचेज कॉस्ट को माइनस कर दें, ओके, यानी कि आपके पास सिर्फ ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और सिर्फ ये होल्डिंग कॉस्ट बचता है, तो उसे हम लोग कहते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट।
और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया सिर्फ और सिर्फ डी बाई क्यू इंटू सी ओ प्लस में क्यू बाई टू इंटू सी एच। ओके दोस्तों, तो ये ऐसा कुछ आपको मिला। अभी देखो क्या हो रहा है, टीआईसी में क्या हो रहा है, डी बाई क्यू इंटू सीओ प्लस में क्यू बाई टू इंटू सी एच। यहाँ पे इसका डायग्राम देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका डायग्राम नहीं समझा तो फिर अपने मेन ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? यहां पर देखो मैंने क्या बताया आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट का डायग्राम, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है, डिक्रीज कर रही है। अब यहां पे होल्डिंग कॉस्ट में जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, यहां पर होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना? तो इन दोनों को जब मैं मिला देता हूं, इन दोनों को जब मैं मिला देता हूं और कुछ ऐसा देखने की कोशिश करता हूं, एक तो यहां पर एक ये हो गई हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये एक होता है होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है ना दोस्तों? तो इन दोनों को जब कलेक्टिवली हम लोग देख रहे हैं, इन दोनों को जब हम लोग कलेक्टिवली देख रहे हैं, ये है कॉस्ट और ये है क्वांटिटी या फिर लॉट साइज। ठीक है ना? तो ये इन दोनों को कलेक्टिवली देखने पे क्या मिलेगा हमें,
ये आ गया दोस्तों, ये आ गया आपके पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इसमें क्या हो रहा है, बाकी दोनों में क्या था कि वो कॉन्स्टेंटली लगातार एक ही नेचर के थे। ऑर्डरिंग कॉस्ट लगातार डिक्रीजिंग था जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, होल्डिंग कॉस्ट लगातार इंक्रीजिंग था जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन ये जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, इसमें आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि ये एक पैरामीटर ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, जबकि होल्डिंग कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, एक चीज तो है इन्वेंट्री प्रोपोर्शनल क्वांटिटी के, और दूसरी चीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि क्वांटिटी बढ़ने पर ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है और होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, और लगातार ऐसा हो रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि स्टार्टिंग में तो हमारी ये जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होती है वो डिक्रीज करती है, एक मिनिमम लेवल तक आती है, कहीं एक मिनिमम लेवल तक आती है, और फिर उस मिनिमम लेवल से ऊपर चलती चली जाती है, फिर उस मिनिमम लेवल से ऊपर चलती चली जाती है। यही होती है हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और इसी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करने का टारगेट होता है हमारा, इसी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करने का हमारा टारगेट होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकें, किस तरीके से इसको हम लोग कम से कम कर सकें, डिक्रीज कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैलेंज है, ये हमारा एक टास्क है जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, कि किस तरीके से इस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। तो अगर आपको दोस्तों मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको अनअकैडमी प्लस पे कोर्सेज ज्वाइन करने हो, तो आप लोग ये प्रोसीजर फॉलो करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स, आपको क्या करना होता है, आपको unacademy.com पे जाना होता है, यहाँ पर आपको प्लस पे जाना होता है और वहां पे अपना गोल चूज करना होता है। जैसे हम लोग गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, तो गेट एंड ईएससी आपने गोल चूज किया, उसमें आपसे पूछता है सब्सक्रिप्शन आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जब आप बताते हैं कि मैं ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूं, तो वहां पर आपसे कहा जाता है कि आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें और मेरा ये कोड लगाएं सर्वेश10 का कोड लगाते ही आपका ये सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो तुरंत ही 10% डिक्रीज हो जाता है। और एक साल का सब्सक्रिप्शन 25,000 से 22,500 का, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 30,000 से 27,000 का, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 20,000 से 18,000 का ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। और आप चाहें तो ये पेमेंट आप नेट से भी कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ओके। बाकी ये हमारा गेट एस्पिरेंट MECE एंड CSE के नाम का एक फेसबुक ग्रुप है, जिसमें 10,000 से ज्यादा मेंबर हैं, आप इसे ज्वाइन कर लें, यहाँ पर भी आपको काफी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको सारे के सारे क्लासेस का अपडेट मिल जाएगा कि कौन सी क्लास कब हो रही है। और फ्रेंड्स, ये हमारा था टोटल लेक्चर। तो क्या इतने सारे बेनिफिट्स को देख करके आप हमारा स्वागत नहीं करना चाहेंगे? तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।